मैंने अमेरिकी रणनीतिकारों को आज तक इतना हरा हुआ, इतना हताश कभी नहीं देखा। खुद वह अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका इतना ज़्यादा गलत कैसे हो सकता है, और ये बात सही भी है। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो फिर से चीन से जारी किया गया है, जिसमें उनका एक J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान पीछे उड़ रहा है, लेकिन उसके आगे उससे भी ज़्यादा साइज़ का, कम से कम 3-4 गुना बड़ा एक प्लेन उड़ रहा है, जो कि एक स्टेल्थ प्लेन है। और ये कोई आम प्लेन नहीं है, ये चीन का H-20 सीरीज़ का स्टेल्थ बम वर्षक विमान है। यानी कि जैसे कि अमेरिका के पास B-2 स्टेल्थ बॉम्बर है, स्क्रीन पर आप देखिए ऐसा ही कुछ ही चीन ने बना लिया है। यानी कि अभी तक ये लोग सिर्फ स्टेल्थ विमान को दिखा रहे थे, और अब इन्होंने स्टेल्थ बम वर्षक विमान भी बना लिया है। जो लोग नहीं जानते हैं ये किस कैटेगरी का और किस प्रकार का हथियार होता है, तो ऐसे समझिए ये बहुत ही विशालकाय साइज़ का, एक बहुत बड़े साइज़ का एक प्लेन है, जिसमें कम से कम अपने साथ भारी मात्रा में हथियार लेकर जाना, भारी मात्रा में विस्फोटक बम, परमाणु बम लेकर जाना, और फिर किसी भी देश के अंदर घुसकर उसके ऊपर अंधाधुंध बमबारी करना। ये अपने साथ दर्जनों परमाणु बम ले जा सकता है। यानी कि एक चुटकी में ये किसी छोटे मोटे देश का सफाया कर सकता है, अकेला प्लेन। अब आप सोचिए, उस प्लेन को आप स्टेल्थ बना दो, मतलब कि कोई भी रडार, कोई भी डिफेंस सिस्टम उसे पकड़ नहीं पाएगा। जिस देश के ऊपर वह बम बरसा रहा है उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसके ऊपर बम गिराए किसने। उस लेवल का स्टेल्थ। और अब ये टेक्नोलॉजी चीन के पास आ चुका है। चीन ने खुद का S-20 तैयार कर लिया है और उसे उड़ाकर भी दुनिया को दिखा दिया। लेकिन आप कहेंगे कि ये टेक्नोलॉजी तो अमेरिका के पास वर्षों से है, उसके पास B-20 स्टेल्थ बॉम्बर है, बल्कि B-20 का भी बाप बना लिया है उसने, B-21 रेडर, जो कि स्टेल्थ ही नहीं 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो उसे क्या दिक्कत हो सकता है? तो दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले आप अप्रैल 2024 का ये आर्टिकल देखिए। अमेरिका मीडिया कह रही थी कि H-20 जो स्टेल्थ बम्बर चीन बना रहा है, ये हमारे लिए इतना कंसर्न की बात नहीं है, हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। हमारे लिए तो ये खिलौने की तरह है, और हम चीन को इस H-20 को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते। लेकिन इसके कुछ महीने बाद रिपोर्ट्स आती है कि चीन इस अपने बम्बर को बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप कर रहा है। उसे देखकर कहीं ना कहीं अमेरिका के तोते उड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को दिलासा दिया। 25 दिसंबर 2024 की ये रिपोर्ट देखिए, मुश्किल से 2 हफ्ते पहले की रिपोर्ट है ये, जो कि मिलिट्री वॉच मैगजीन, जो कि अमेरिका सेना के क्लोज मानी जाती है, उसने कहा है कि पेंटागन यानी कि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय H-20 बम को अभी उतना बड़ा खतरा नहीं मान रहा। उसका कारण उन्होंने दिया है कि 2030 तक ही चीन उसे बनाकर तैयार कर पाएगा। 2030 से पहले चीन उसे उड़ा भी नहीं पाएगा। और इसका तर्क यह था कि 6 साल लगने वाले हैं चीन को इसे असल में प्रारूप देने में, इसे बनने में। अब तक तो अमेरिका पता नहीं क्या ही कर डालेगा, कितना आगे चला जाएगा चीन से। लेकिन चीन ने 2 हफ्ते के अंदर इसका भ्रम तोड़ दिया और इसे 2030 नहीं 2025 के पहले हफ्ते में ही उड़ाकर दुनिया को दिखा दिया है। और इसीलिए यह अमेरिका के लिए किसी शॉक, किसी सदमे से कम नहीं है। अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है कि वो रिएक्ट कैसे करे। अमेरिका के डिफेंस सर्कल में यकीन मानिए हड़कंप मचा पड़ा है कि चीन कैसे कैसे सरप्राइज उसे दे रहा है। और इस समय अमेरिका सरकार और उसकी जो पेंटागन है, रक्षा मंत्रालय है, वहाँ का उसके जुड़े हुए जो सुरक्षा सलाहकार हैं, वो इस बात को इवैल्यूएट कर रहे हैं कि कहीं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में चीन हमसे आगे तो नहीं निकल गया। इस बात को लेकर चर्चाएं जारी हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका के लिए ये बहुत ही शर्मनाक होगा। अमेरिका की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए शर्मनाक होगा। हालांकि इस पर डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है 1-2 दिन में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में कैसे चीन और अमेरिका के बीच में एक ऐसा युद्ध होने वाला है जैसा कि कभी सोवियत यूनियन के साथ उसका हुआ था। यानी कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा आर्म रेस जो फिर से शुरू होने जा रही है। और इस पर एक बहुत ही शानदार वीडियो आएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।
एक महीने पहले नेपाल के प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गए। ये पहली बार हुआ कि नेपाल का कोई प्रधानमंत्री सीधा भारत न आकर पहला दौरा चीन का कर रहा हो। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने किया वो और ज़्यादा शॉकिंग था भारत के लिए। उन्होंने चीन का BRI ज्वाइन कर लिया। जो लोग नहीं समझते तो जो पाकिस्तान के अंदर CPEC प्रोजेक्ट चल रहा है चीन का और पाकिस्तान का, वो भी बेल्ट एंड रोड यानी कि BRI के अंडर ही आता है। अब नेपाल के अंदर भी बड़े प्रोजेक्ट चलाएगा चीन। यह एक भारत के लिए सीधा मैसेज था कि नेपाल किस तरफ जा रहा है। लेकिन एक महीने के अंदर ही नेपाल को यहाँ पर भारत की मदद की ज़रूरत पड़ चुकी है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आ रही है कि नेपाल के अंदर महंगाई चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। ख़ास तौर पर खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो चली हैं। इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है नेपाल में अनाज की कमी। रिपोर्ट्स बताती है कि नेपाल इस समय अनाज की भारी संकट से जूझ रहा है और जल्दी ही अगर नेपाल को अनाज नहीं मिला तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरी मुसीबत में पड़ जाएगा और उसके देश में खाने पीने की चीज़ों की कमी बिल्कुल देखने को मिलेगा, जिस वजह से नेपाल को चाहिए कि अनाज, और इसीलिए नेपाल आ चुका है भारत की शरण में। रिपोर्ट्स बताती है नेपाल को 2 लाख टन अनाज भारत से चाहिए और भारत भी मदद करने को तैयार हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, भारत करीबन 2 लाख टन अनाज नेपाल भेजने वाला है और इसी वजह से जैसे कि आप देख सकते हैं कि दूसरी रिपोर्ट ये नेपाल के अंदर इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से कम होगी, खास करके महंगाई पर लगाम लगेगी और नेपाल के जो गरीब लोग हैं जो कि भारत को असल में चाहते हैं, असल में उनका यहाँ पर समस्या ख़त्म होगी। जो नेपाल के एलिट लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो भारत से इतना लगाव नहीं रखते, उन्हें चीन ज़्यादा पसंद है। गरीब लोग वहाँ के वो भारत को हमेशा फेवर करते आए हैं। इसी कारण से भारत ये 2 लाख टन का अनाज भेजने वाला है नेपाल, क्योंकि हम ये मदद नेपाल की सरकार को, नेपाल के एलिट लोगों को नहीं कर रहे हैं जो कि चीन की चमचागिरी में व्यस्त हैं। हम मदद कर रहे हैं नेपाल के उन गरीब लोगों को जो गांव में, पहाड़ों में बसते हैं, जो कि इस समय बहुत ही ज़्यादा समस्या से गुजर रहे हैं। उन्हें ना तो चीन की BRI से कोई फ़ायदा है, ना ही किसी बड़े डैम या फिर किसी प्रोजेक्ट से। उसका फ़ायदा तो नेपाल के अमीर लोगों को मिलेगा, क्योंकि सारे ठेके, सारे प्रोजेक्ट तो उन अमीर लोगों को मिलने वाले हैं। इसी वजह से यहाँ पर फ़ायदा हम करवा रहे हैं नेपाल के उन गरीब लोगों को जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नसीब नहीं हो पा रही है। इसीलिए भारत ये 2 लाख टन का अनाज भेज रही है। बात नेपाल की इस नई सरकार की जो KP ओली शर्मा के नेतृत्व में है, तो उन्हें हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, इस बात का अंदाज़ा आप आर्टिकल से लगा सकते हैं। जब नेपाल के प्रधानमंत्री पहली बार किसी देश की यात्रा करने वाले थे, उन्होंने चुना चीन को। वो चीन चले गए तो उनसे पूछा गया कि आज तक जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं उन सब ने पहला दौरा भारत का किया है। आप भारत की बजाय चीन क्यों गए? तो उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे इनविटेशन ही नहीं आया था, भारत ने मुझे बुलाया ही नहीं, इसीलिए मजबूरी में मुझे चीन जाना पड़ा। यानी कि भारत KP शर्मा ओली को इतना नापसंद करता है कि अपने देश में बुलाना तक नहीं चाहता। हम हर नेपाली प्राइम मिनिस्टर को अपने देश में इनवाइट करते आए हैं और पहली बार KP शर्मा ओली जब बने थे तब हमने उन्हें भी इनवाइट किया था, लेकिन उनके जो कारस्तानियाँ हैं उससे भारत इतना नाराज़ है कि हम उन्हें अपने घर में बुलाना तक पसंद नहीं करते। बात आने वाले समय में हम इसे कैसे काउंटर करेंगे? जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन के साथ मिलाकर बना रहे हैं, तो निश्चित रहिए समय समय पर इस व्यक्ति का इलाज भारत ने किया है, आगे भी करते रहेंगे।